हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून बच्चों। सो गाइस, कैसे हो सब? ऑल गुड? आई होप आप लोगों ने अपना सितंबर टारगेट पूरी तरीके से फिनिश कर दिया होगा एंड हम भी आप लोगों का सितंबर टारगेट को स्ट्रॉन्ग बनाने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इससे पहले का पूरा एनसीईआरटी रीड करा दिया था। आई होप वो वीडियो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह गया है उस वीडियो से रिगार्डिंग, सो यू कैन आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं, जस्ट आप लोगों के डाउट्स के लिए आप वहां पे भी मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। बट प्लीज मेक श्योर किसी भी चैप्टर में आप लोगों का कोई बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। क्लियर? तो चलो आज का वीडियो हम अपना यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, आज इससे पहले हम लोगों ने देखो लास्ट क्लास में यहाँ तक फिनिश कर लिया था कि हमारे मॉडिफाइड एलील और नॉन मॉडिफाइड एलील में क्या डिफरेंस होता है। कि अगर मैं एक नॉर्मल एलील है मेरे पास, अनमॉडिफाइड एलील, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस करती हूँ तो उसकी फंक्शनिंग में कैसे चेंजेस आ सकता है, वो हमने पूरा अच्छे से समझा था। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है को डोमिनेंस, जिसको हम कैसे पढ़ते हैं हमेशा को डोमिनेंस को, कि हमारे घर पे एक होता है डोमिनेंट मतलब हमारी मम्मी, एक होता है हमारे घर पे रिसेसिव मतलब हमारे पापा। तो जब हमारे मम्मी और पापा दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं बीच में, एंड मम्मी बोलती है कि मैं अपने सीरियल इस टाइम से इस टाइम तक देख लूंगा एंड पापा बोलता है कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक अपने न्यूज देख लूंगा, तो इसका मतलब वहां पे डोमिनेंट कौन है? कोई भी डोमिनेंट नहीं है, जबकि दोनों डोमिनेंट हो रहे हैं सेम टाइम पे। सेम टाइम पे दोनों डोमिनेंट हो रहे हैं। तो को डोमिनेंस को बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखते हैं? व्हेन बोथ एलील्स एक्सप्रेस इटसेल्फ, जब दोनों के दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, यही तो होता है हमारा कोडोमिनेंस। एंड कोडोमिनेंस का आपको जब हम क्लास में आपके लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया, वहां पे एग्जांपल बताया था कोड कलर इन काउ, कोड कलर इन काउ, ये एग्जांपल बताया था। हमारे यहाँ पे काउ, सपोज हमने एक ब्राउन और एक व्हाइट कलर की काउ लिया, उन दोनों का क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद मेरे को मिली एक हाइब्रिड काउ। उस हाइब्रिड काउ को हम बोल देते रोन काउ। रोन काउ के ऊपर क्या होते थे? अलग अलग कलर के पैचेस थे, मतलब कुछ पैचेस उसके पास ब्राउन कलर के हो गए, कुछ पैचेस उसके पास व्हाइट कलर के हो गए। तो ऐसे हमें उसके अंदर पैचेस देखने को मिलते, जिससे हमें पता चला था कि ब्राउन और व्हाइट दोनों के दोनों कलर यहाँ पे सेम टाइम पे डोमिनेंट हुए हैं। ये चीज हमें पता चली थी। अब हमारे एनसीईआरटी का एग्जांपल लिखते हैं, जो मैंने आप लोगों को मल्टीपल एलिमेंट्स में समझाया था। बिकॉज ये वाला ब्लड ग्रुप वाला जो एग्जांपल है एबीओ वाला, ये हमारा एग्जांपल को डोमिनेंस का भी हो सकता है एज वेल एज मल्टीपल एलिमेंट का भी हो सकता है। चलो इसी एग्जांपल को हम एक बार समझ लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी इसके बारे में क्या लिखती है। हम अपना हाइलाइटर लेंगे, हाईलाइट करते हुए चलेंगे। आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन करके रखो। जो भी पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी इंपॉर्टेंट है, या फिर जो साइड बाय साइड में चीजें लिख रही हूँ ना, सेम चीजें आप लोगों को लिखनी है अपनी नोटबुक्स में, अपनी एनसीईआरटी बुक में। क्लियर? चलो, टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर द F1 resemble either of the two parent। अब तक हम जो प्रोसेस देख रहे थे उसमें ये था कि जो हमारी F1 जनरेशन बन रही थी उसमें या तो हमारी मम्मी वाले कैरेक्टर शो हो रहे थे या फिर हमारे पापा वाले, दोनों में से किसी एक के शो हो रहे थे। या फिर एक और हमने केस पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारे ना मम्मी के कैरेक्टर थे ना पापा के कैरेक्टर थे, दादी के कैरेक्टर आ गए थे, मतलब उन दोनों के बीच के कोई इन बिटवीन वाले कैरेक्टर। बट इन द केस ऑफ को डोमिनेंस में क्या होगा? अगर हम उसी लैंग्वेज में पढ़े तो इसका मतलब मेरी जो F1 जनरेशन है वो दोनों के दोनों पेरेंट से रिलेट करेगी। सपोज आपने मान ली 50% फादर से है तो 50% मदर से, इस टाइप से जो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग होंगे दोनों से रिलेट करेंगे। अ गुड एग्जांपल इज द डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। के अंदर जो ABO ब्लड ग्रुप होता है उसको, उसके अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल देखा जाता है कोडोमिनेंस का। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये नेक्स्ट वाली, इसको हाईलाइट करो डिफरेंट कलर से, करो जल्दी से। एबीए ब्लड ग्रुप को कौन सा जीन कंट्रोल करता है और उस जीन के कितने एलील्स होते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट, लिखो जल्दी से। एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है हमारा जीन आई, और जीन आई के तीन एलील्स होते हैं, कौन कौन से? आई, ए, आई, बी एंड स्मॉल। ठीक है,
अब क्या है कि हमारा जो आरबीसी है, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये शुगर पॉलीमर्स, मतलब ये एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ए हो गया, बी हो गया, स्मॉल आई हो गया, ये प्रेजेंट होता है एंड ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर को प्रोड्यूस कराते हैं, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग टाइप के शुगर बनाने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने स्मॉल आई लिखा है ना, ये स्मॉल आई कोई शुगर नहीं बनाता है, शुगर बनाएंगे सिर्फ ए और बी, और दोनों के शुगर के बीच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंट होता है, स्लाइटली डिफरेंस दोनों के शुगर के बीच में होगा। क्लियर? एंड अब इसके बाद ये बोल रहा है, ये जो हमारा कंसेप्ट है कि एक जीन को 3 एलील कंट्रोल कर रहा है, आई ए आई बी स्मॉल आई, ये कंसेप्ट हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा? एक इंडिविजुअल के अंदर या पूरी पॉपुलेशन के अंदर? ऑब्वियसली ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल पॉपुलेशन में देखने के लिए मिलेगा। अगर सपोज करो कोई भी पूरी पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल मैंने डाल दिया, तो उस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर तो कोई भी 2 एलील्स होंगे, सपोज उसका ब्लड ग्रुप या तो वही होगा, लाइक मेरा एग्जांपल ले लो, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो मेरी बॉडी के अंदर एलील्स क्या हो सकते हैं? आईबी भी हो सकते हैं और आईबी स्मॉल आई भी हो सकता है, लेकिन होंगे सिर्फ 2 एलील्स। लेकिन अगर मैं पूरी पॉपुलेशन में बात करती हूँ तो पूरी पॉपुलेशन के अंदर मेरा कैरेक्टर एक है, ब्लड ग्रुप, उसको कंट्रोल करने वाला जीन एक है आई, बट उस आई के बहुत सारे एलील्स हैं, इसलिए इसको हम मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल में रखते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एलील आई एंड आई बी प्रोड्यूस करते हैं स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, व्हाइल जबकि हमारा एलील स्मॉल आई कोई शुगर नहीं बनाता है, बिकॉज ह्यूमंस जो होते हैं वो हमारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हर एक ऑर्गेनिज्म इन 3 में से कोई भी 2 एलील अपने पास रखेगा, तभी उसका ब्लड ग्रुप बनेगा। एंड आई ए और आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है, मतलब आई ए और स्मॉल आई आया तो आई ए डोमिनेंट हो गया, आई बी स्मॉल आई आया तो तब हमारा आई बी। लेकिन अगर आई ए और आई बी दोनों साथ आ गए तब क्या होगा? अगर दोनों साथ आ गए तो एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे, यही हमारा कंसेप्ट है को डोमिनेंस का। यहां तक सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, ये टेबल मैंने आप लोगों को समझा दिया था। क्लियर? अब इसी एग्जाम्पल को मल्टीपल एलील्स वाले में भी हमने देखा था कि मल्टीपल एलील्स के अंदर होता क्या है, देख लिया था। तो देखो मल्टीपल एलील वाला हम देखते हैं कि मल्टीपल एलील को भी हमें पता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप ही हमारा शो करता है। अब इसके साथ साथ मल्टीपल एलील का सबसे अच्छा जो कंसेप्ट बनता है वो हमारा वो कहाँ पे बनता है? वो एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर। हैव यू हियर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2 एलील्स, दैट इज 3 एलील्स हैं जो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं सर, जबकि एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ 2 एलील्स प्रेजेंट होते हैं। सो मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। यहाँ से बहुत अच्छा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है बच्चों, सो प्लीज इस लाइन को इग्नोर मत करना, हाईलाइट करो फटाफट से। हो गया? चलो आगे देखो। ओकेशनली एक सिंगल जीन, जब एक सिंगल जीन एक से ज्यादा इफेक्ट दिखाने लग जाता है, एक सिंगल जीन एक से ज्यादा इफेक्ट दिखाने लग जाता है, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, एक से ज्यादा इफेक्ट। कैसे इफेक्ट वो देख रहे हैं? स्टार्च सिंथेसिस पी प्लांट के अंदर कंट्रोल किया जाता है एक जीन, उसके 2 एलील्स हो गए कैपिटल बी स्मॉल बी। स्टार्च सिंथेसाइज इफेक्टिवली होता है जब हमारे होमोजाइगोट्स होंगे। ठीक है, अब होमोजाइगोट्स उसकी क्रॉस करा दी एक मैंने स्मॉल बी के साथ, तो उससे जो बनने वाला इंडिविजुअल होगा वो क्या बनना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू मैंडल हमारा डोमिनेंट बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है वो एक इंटरमीडिएट टाइप का। अब इंटरमीडिएट टाइप का बनता है तो इसकी वजह से देखो यहाँ पे क्या इफेक्ट शो होगा कि जो हमारे आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड्स कैपिटल बी सीड्स जो थे वो राउंड बने, मतलब कैपिटल बी वाले के अंदर जो स्टार्च था वो तो ज्यादा अमाउंट में सिंथेसाइज हो ही रहा था, उसके साथ साथ उसका साइज भी बढ़ गया। साइज बढ़ा तो उसकी वजह से उसकी जो शेप थी वो राउंड देखने के लिए थी। सेम स्मॉल बी वाले के अंदर स्टार्च सिंथेसिस कम हो रहा था तो उसकी शेप भी कम हो गई और उसकी शेप भी रिंकल्ड हो गई, साइज भी कम हो गया, शेप भी। तो एक जीन है सिर्फ और सिर्फ स्टार्च सिंथेसिस वाला, वो उसकी शेप को भी मेंटेन कर रहा है, उसके साइज को भी मेंटेन कर रहा है। एंड यहाँ पे भी हमारा कंसेप्ट कौन सा लगेगा? The starch grain produced are of intermediate size in capital B small b के अंदर intermediate मिल रहा है। So if starch grain size is considered as the phenotype, अगर हम जो starch grain है उसके size को phenotype consider करें then
फ्रॉम दिस एंगल, इस एंगल से तो हमें ये पता चलता है कि ये वाले एलील हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। तो इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कौन कौन से एग्जांपल हो गए? पहला मैंने आपको स्नैपड्रैगन वाला बताया, तो याद है रेड और व्हाइट फ्लावर्स पे पिंक फ्लावर्स बन रहे थे, वो वाला एग्जांपल। स्टार सिंथेसिस वाला भी हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने आप लोगों को लिखवाया था, ये भी हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही है, बिकॉज कैपिटल बी की क्रॉस स्मॉल बी के साथ कराओ, बनने वाला कैपिटल बी स्मॉल बी डोमिनेंट के जैसे दिखना चाहिए था, बट नहीं दिखेगा, बीच में कोई इंटरमीडिएट बनाएगा, और जब इंटरमीडिएट बनाता है तो बन जाता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब डोमिनेंट एलील अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। बता आया समझ में? ये वाली चीज क्लियर सबको? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो फिर आगे चलते हैं। अब dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for। मतलब dominance क्या है? एक autonomous feature है जीन का, नहीं है। और तो प्रोडक्ट, जो उससे प्रोडक्ट बनता है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अपने आप को शो करेगी या नहीं करेगी वो उस जीन का बनने वाले प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, उस जीन के बनने वाले प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ तक तो देखो हमने पूरा पढ़ लिया ऑलमोस्ट। अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट। अब तक हम पढ़ रहे थे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कि एक जीन अपने आप को कैसे कंट्रोल करता है, एक जीन अपने आप को कैसे कंट्रोल करता है। F1 जनरेशन बनेगी तो उसमें फादर और मदर, मतलब किसी भी दो पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट की विजिबिलिटी उसमें ऑफस्प्रिंग में देखने के लिए मिलेगी। जब दोनों पेरेंट्स की नहीं मिलती उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल देते हैं। जब दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करती है हमारी F1 जनरेशन, उसको हम आपका कोडोमिनेंस बोल देते हैं। मल्टीपल एलील्स में एक से ज्यादा एलील्स जब हमारे प्रेजेंट होते हैं, उसका एग्जांपल मल्टीपल एलील्स का एबीओ ब्लड ग्रुप। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हमारा एंटी राइनोमेजस, स्नैपड्रैगन और आपका 4 o'clock मिराबिलिस जलापा, और उसके साथ साथ हमारा स्टार सिंथेसिस वाला, स्टार सिंथेसिस इन ग्रेन। कोडोमिनेंस का एग्जांपल कोड कलर इन काउ, और उसके साथ साथ हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप। यहाँ तक सारी कहानी सॉर्टेड है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब भी हम कराएंगे तो फिनोटिपिक रेशो 3:1 आएगा, जीनोटिपिक रेशो आएगा 1:2:1। लेकिन जब हम जाएंगे अपना टेस्ट क्रॉस पे, टेस्ट क्रॉस के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हम एक अननोन डोमिनेंट प्लांट की क्रॉस कराते हैं। किसके साथ? अननोन डोमिनेंट की क्रॉस एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। अगर हमें सारे के सारे इंडिविजुअल्स डोमिनेंट मिले, सारे के सारे इंडिविजुअल डोमिनेंट मिले, तो इट मींस मेरा जो अननोन प्लांट था वो था होमोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन अगर मेरे को 1:1 देखने के लिए मिलता है, 50 डोमिनेंट और 50 रिसेसिव, तो उस केस में मैं बोलूंगी कि मेरा जो अननोन जीनोटाइप था, जो मैंने डोमिनेंट प्लांट की क्रॉस कर, डोमिनेंट प्लांट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। सेम जब हमने आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्रॉस कराया तो वहां पे हमें रेशो, जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो, दोनों रेशो 1:2:1 मिल रहे थे। सॉर्टेड यहाँ तक। अब आती है जब हम दो जीन्स को लेके इनहेरिटेंस कराएंगे, मतलब एक प्लांट मैंने ऐसा ले लिया जिसकी हाइट है टॉल, और उसके ऊपर जो सीड्स है उसकी शेप है राउंड। एक प्लांट मैंने ऐसा ले लिया जिसकी हाइट है ड्वार्फ, और उसके ऊपर जो सीड्स है वो है रिंकल्ड। ऐसे दो प्लांट्स ले लिए, उनके बीच में जिन दो प्लांट्स के दो कैरेक्टर्स को लेके अब मैं स्टडी करूंगी, उनके दो कैरेक्टर्स को, कि अब इससे बनने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन, टॉल और राउंड से बनने वाली नेक्स्ट जनरेशन, क्या सारी टॉल राउंड बन रही है, या फिर टॉल राउंड के साथ साथ टॉल रिंकल्ड भी देखने के लिए मिलेगी, या फिर ड्वार्फ राउंड भी देखने के लिए मिलेगी। ये कंडीशन मुझे यहाँ पे स्टडी करनी है। तो देखो, Mendel also worked with and crossed pea plants that differed in 2 character। मतलब मेंडल ने वर्क किया हमारा प्लांट, जो पी प्लांट्स उनको क्रॉस कराने में, डिफर्ड इन दो अलग अलग कैरेक्टर्स में जो पी प्लांट डिफर कर रहे थे। जैसे अभी मैंने टॉल और राउंड वाला बताया। As is seen in the cross between a pea plant that has seeds with yellow color। अब इन्होंने सीड का कलर ले लिया और सीड की शेप ले लिया। One that had seeds of green color। एक तो सीड ले लिया जिसका येलो कलर है और राउंड शेप, मतलब डोमिनेंट है दोनों कैरेक्टर। एक मैंने ऐसे ले लिया जिसका ग्रीन कलर है और रिंकल्ड शेप है, मतलब ये दोनों पे दोनों रिसेसिव। Mendel found that the seeds resulting from the cross of the parents, इनके पेरेंट्स का क्रॉस कराने से जो सीड्स मिले उनके पास येलो कलर और राउंड शेप्ड सीड्स थे। Here you can tell which of the character in the pair, yellow, green and round wrinkled shapes was dominant।
आप इनका क्रॉस जब करा के देखोगे तो तब आप देखोगे कि क्या ये पेयर में ही आ रहे थे हमेशा, येलो ग्रीन, मतलब येलो ग्रीन राउंड रिंकल्ड शेप वाले, ये हमेशा अपने आप, मतलब येलो हमेशा डोमिनेंट दिखा रहा था ग्रीन पे, और राउंड हमेशा रिंकल पे डोमिनेंट दिखा रहा था। ये केस हमें देखना है। अब देखो द येलो कलर हमारा डोमिनेंट है ग्रीन कलर के ऊपर, राउंड हमारा डोमिनेंट है रिंकल के ऊपर। दीज रिजल्ट्स वर आइडेंटिकल टू दोज दैट ही गॉट व्हेन ही मेड सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब इन्होंने येलो और ग्रीन सीडेड प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया था तो हमेशा येलो डोमिनेंट होता था, और जब ये राउंड और मतलब सीड की शेप में क्रॉस कराते थे तो हमेशा राउंड होता था हमारा। अब ये यहाँ पे भी ये चेक करना चाहते कि यहाँ पे भी ऐसा होगा या नहीं होगा, क्या एक जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है या नहीं। लाइक मेरे पास सीड का शेप वाला जीन है, क्या सीड के शेप वाला जीन किसी दूसरे जीन के डोमिनेंट को भी सप्रेस कर सकता है। ये कंडीशंस वो समझना चाह रहे थे। अब देखो क्या हुआ, अब इन्होंने वही हमारा सिंबल वाला काम ले लिया। अब उसको देखो, अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सीड का शेप, यहाँ पे लिख लो सीड कलर, ठीक है। जो सीड का शेप है, एक सेकंड उसको यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे आप लोगों को विजिबल नहीं होगा ना क्लियरली, हाँ यहाँ पे लिखता है सीड शेप एंड सीड कलर। चीज देखो, सीड की शेप डोमिनेंट क्या है हमारी सीड की शेप, राउंड, तो कैपिटल आर, और सीड का कलर येलो, कैपिटल वाई ऐसे लिखेंगे। और अगर रिसेसिव लिख रहा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ऐसे हम इसको लिखते हैं। आर फॉर राउंड एंड स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड, कैपिटल वाई फॉर येलो और स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। ये राउंड है मेरा डॉमी, डॉमी मतलब डोमिनेंट, और ये येलो भी मेरा है यहाँ पे डॉमी, और बाकी वाले बच गए हमारे रिसेसिव। वही चीज इन्होंने बोला, इन्होंने क्या लिखा हमारा, अगर मैं ले रही हूँ आपका राउंड, यहीं पे लिखा है नीचे, अगर मैंने लिया आपका राउंड, और राउंड तो शेप ले लिया और कलर ले लिया येलो, तो राउंड येलो का जीनोटाइप कैसे लिखोगे, राउंड को लिखोगे कैपिटल आर से, और येलो को लिखोगे कैपिटल वाई से। लेकिन अगर मैंने आपका ले लिया यहाँ पे रिंकल ग्रीन, तो रिंकल्ड ग्रीन में कैसे लिखोगे, रिंकल्ड ग्रीन को आप लिखोगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे इन्होंने ले लिया। तो जब आप इन दोनों की क्रॉस आपस में करा के देखोगे तो क्रॉस कराने के बाद आपको कुछ रेशियोज मिलेंगे। अब क्रॉस कौन करेगा, आपकी मैम करेंगे, आप लोग करोगे, आप ही लोग करोगे ना। बनाओ सारे के सारे स्टूडेंट्स डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाओ, एंड क्रॉस बना के इसके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों रेशियोज निकालो। और गैमीट्स बनाने में कंफ्यूज नहीं होना है, गैमीट्स बनाने के लिए आपको सिंपलेस्ट तरीका मैंने बताया हुआ है, याद होगा नहीं सिंपलेस्ट तरीका। इसके गैमीट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ से आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्या बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बना। अब गैमीट लिखने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या लिखते हैं हम बच्चों, पहले लिख लो कैपिटल आर फिर लिख लो स्मॉल आर, फिर जो दूसरे वाला जीन है उसको एक बार डोमिनेंट एक बार रिसेसिव, एक बार डोमिनेंट एक बार रिसेसिव, बन गए मेरे चार गैमीट्स। इन्हीं चारों गैमीट्स को एक्स एक्सिस पे और एक बार रो में और एक बार कॉलम में लिख दो, और लिख के बना दो क्रॉस। चलो फटाफट से करो एंड चेक करो क्या 9:3:1 ही आ रहा है या नहीं आ रहा है आपका। आई थिंक आ जाएगा यहाँ पे बात करें, कोई डाउट नहीं आना चाहिए यहाँ पे। आगे चलता है, तो आगे देखो यही हमारा वो क्रॉस बना के दीजिए जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी क्रॉस करा दी तो यही मैंने आपको गैमेट्स बना के दिए। देखो यही वाले गैमेट्स बनाए ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसको यहाँ पे लिखा एंड इसी को ऊपर भी लिख दिया, एंड बना दी टेबल्स।
तो सिंपल बच्चों वाला खेल है ना ये। देखो लाइंस कितनी ज्यादा स्ट्रेट बनाई है मैंने। आप लोग मत बनाना, अच्छे अच्छे से बनाना। फिल करो एंड नोटिफिकेशन निकाल दे। ठीक है, चलो। अब आता है हमारा कि मेंडल ने, आप लोगों को पता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब दिया था उससे दो लॉ निकाले थे, जो आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से कौन कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस आए थे? कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो भी हमने देख लिया। डोमिनेशन लिख दिया क्या मैंने? सॉरी सॉरी, डोमिनेंस। दूसरा लॉ दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब जब हमारे मेंडल ने क्या किया, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, दो जीन्स के इनहेरिटेंस को समझा, तो उन्होंने ये देखा कि एक जीन किसी दूसरे जीन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, कोई इफेक्ट नहीं डालता है। इसी से इन्होंने एक नया लॉ बना दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस फिगर 5.7 फिनोटाइप राउंड येलो, रिंकल येलो राउंड, ये सब इन्होंने एपियर्ड हुए 9:3:1 में। ठीक है, सच ए रेशियो वाज ऑब्जर्व्ड फॉर सेवरल पेयर ऑफ कैरेक्टर, मतलब इन्होंने सिर्फ ये दो कैरेक्टर, ऐसे ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर, आपको पता है मेंडल बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने एक ही क्रॉस नहीं करा, उन्होंने बहुत सारे सैंपल्स रखे अपने पास कि सपोज मेरे इस वाले के अंदर कोई एक्सेप्शनल केस अगर आ गया तो मैं दूसरा वाला दिखा सकता हूँ, थर्ड दिखा सकता हूँ, फोर्थ दिखा सकता हूँ, ऐसी बहुत सारी सैंपलिंग उनके पास थी। तो जो रेशियो था हमारा 9:3:1 कैन बी derived एज अ कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन 3 राउंड 1 रिंकल, मतलब 3:1 के आसपास में आ रहा था। द डेरिवेशन वाज बी रिटर्न एज, अब ये इन्होंने यहाँ पे इसको लिख दिया पूरा 9:3:1 करके। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डाइहाइब्रिड क्रॉस, मतलब जब हम दो ट्रेड्स को लेके क्रॉस कराते हैं, मेंडल ने प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया? सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या स्टेट करता है? व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड, जब दो पेयर ऑफ ट्रेड, सीड का शेप सीड का कलर, जब हम उनको एक हाइब्रिड में कंबाइन कराते हैं, मतलब क्रॉस कराया कंबाइन कराया हाइब्रिड में, देन सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, अगर एक पेयर ऑफ कैरेक्टर सेग्रीगेट हो रहा है तो दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये चीज हमारा एक्सप्लेन होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो अब वही हमारा पुनीत स्क्वायर को इन्होंने बड़ी सी कहानी लिख के एक्सप्लेन कर दिया, फटाफट से रीडिंग लगाओ उसकी। Punnett square can be effectively used to understand independent segregation of the two pairs of gene during meiosis and the production of egg and pollen। यहाँ पे हुआ consider the segregation of one pair of gene। सब खुद से रीडिंग करना इसकी, मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आप लोगों को अजीब लग रहा होगा। 50% of the gametes have the gene capital R and दूसरे 50% के पास small r आ गया, वही gametes बनाने वाला तरीका। फिर नेक्स्ट के साथ भी यही करना है, 50% में कैपिटल Y 50% में स्मॉल y आपको करना है। ठीक है, and the important thing to remember here is that segregation of 50%, जो कैपिटल R का 50% था and 50% स्मॉल r का था, वो इंडिपेंडेंट था कैपिटल Y और स्मॉल y के सेग्रीगेट होने से। Therefore 50% ऑफ कैपिटल स्मॉल r, जो 50% था हमारा स्मॉल r का, उन गैमीट्स के पास कैपिटल Y था और 50% के पास स्मॉल y था। 50% सेम कैपिटल R के साथ मेरे पास कैपिटल Y था और 50% के साथ कैपिटल R के साथ स्मॉल y था। इस तरीके से हमारे चार गैमीट्स बन गए। अब चारों के चारों गैमीट्स में फ्रीक्वेंसी क्या थी? 25% थी, 1/4 ऑफ द टोटल गैमीट्स प्रोड्यूस। When you write down 4 types of gametes, 4 types of eggs and pollen, दोनों साइड्स पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, क्रॉस करा के पुनेट स्क्वायर को फिल कर दिया। सिंपल। अब आती है हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों को जो बड़ी डिफिकल्ट लगती है ना बच्चों, डिफिकल्ट कि क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, नहीं समझ में आता लोगों को, अब समझ में आएगा। चलो, Mendel published his work on inheritance of character in 1865। 1865 में मेंडल ने अपना काम को पब्लिश कर दिया था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हाईलाइट करो उसको। उनका काम कौन से ईयर में पब्लिश हुआ? 1865 में। बट फॉर सेवरल रीजंस, कुछ रीजंस की वजह से वो अनरिकॉग्नाइज रह गया था 1900 तक।
ठीक है। सबसे पहला रीजन था कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन इजी नहीं था जितना आज के टाइम में है। उनके वर्क को could not be widely published, बहुत ज्यादा अमाउंट में उनको पब्लिश नहीं किया गया था। सेकेंडली, उनका जो कंसेप्ट था जीन्स और फैक्टर्स का, वो स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिटी दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड एंड वेयर ऑफ एलिंग which did not blend with each other, तो एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं करते, वो एक्सेप्टेड नहीं था क्योंकि उस काम के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। Was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variations seen in nature, because nature के अंदर जीन्स के अंदर भी variations आ सकते हैं। Thirdly, Mendel approach of using mathematics, उन्होंने mathematics का यूज किया to explain biological phenomena, बायोलॉजिकल फेनोमेना को उन्होंने मैथमेटिक्स यूज किया उसके अंदर, तो इसलिए उन काम को वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यू था एंड अनएक्सेप्टेबल था टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। फाइनली, so Mendel's work suggested that factors were discrete unit, कि जीन्स ही वो discrete unit है, बट उन चीज के लिए उनके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था फॉर द एग्जिस्ट की फैक्टर एग्जैक्टली में एग्जिस्ट करते हैं और से व्हाट दे वर मेड ऑफ, आखिरकार वो बने किस चीज के, क्योंकि उस टाइम पे किसी को डीएनए के बारे में भी नहीं पता, डीएनए क्या होता है, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, कितने उसकी लेंथ होती है, कुछ नहीं पता था। ठीक है, एंड डीएनए तो बहुत दूर की बात है बच्चों, न्यूक्लियस तक नहीं पता था उस टाइम पे। तो न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियस भी बाद में, न्यूक्लियस का काम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, ये सब बाद में डिस्कवर किया गया। ठीक है, अब उसके बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, हाईलाइट करो जल्दी जल्दी से। 3 साइंटिस्ट आए, डी व्रीज, कॉरन एंड वॉन हिचिमार्क, लिखो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंटली मतलब बिना किसी के हेल्प के मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स को डिस्कवर किया। ऑल्सो बाय द टाइम, उस टाइम तक माइक्रोस्कोपी में इतनी एडवांसमेंट आ गई थी कि लोगों ने क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, माइटोसिस, मियोसिस सब डिस्कवर कर डाला था। Also by this time, due to achievement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. This leads to the discovery of structure in the nucleus that appear to double and divide just before cell division, से पहले जो डिवाइड होता है, these were called chromosomes. छोटी छोटी कलर बॉडीज होती हैं जिनको हम स्टेनिंग के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर 1902 में क्या हुआ, क्रोमोसोम का मूवमेंट देखा गया मियोसिस के अंदर। वॉल्टर सटन एंड थ्योरी बॉबी, सटन एंड बॉबी हम इनको शॉर्ट में बोलते हैं, इन्होंने नोट किया कि जो क्रोमोसोम्स है इनका बिहेवियर और जो हमारे मेंडल ने जीन्स का बिहेवियर बताया था आपस में रिलेट कर रहे हैं। इसी की वजह से उन्होंने पैरेललिज्म दिया था, किस किस के बीच में, पैरेललिज्म बिटवीन मेंडेलियन फैक्टर या फिर उनके जीन्स, मेंडेलियन फैक्टर एंड क्रोमोसोम, इन दोनों के बीच में एक पैरेललिज्म इन्होंने फिट कर दिया। ठीक है, noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement to explain Mendel's law को। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों कि आखिरकार हमारा जो क्रोमोसोम्स को, मतलब जो क्रोमोसोमल थ्योरी है ये किस बेसिस पे है, ये बेस्ड है क्रोमोसोम्स के मूवमेंट पे। अब आप लोगों को याद होगा क्लास में क्वेश्चन आया था, बट हमारे बच्चे ने किसी ने भी इसको सॉल्व नहीं किया था, सिर्फ एक स्टूडेंट थी शायद इशिका, जिसने क्वेश्चन का आंसर सही दिया था, क्रोमोसोम मूवमेंट। पता है एनसीईआरटी की लाइन, हर एक लाइन में क्वेश्चन छिपा रहता है, हाईलाइट करो उसको जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम मूवमेंट के बेसिस पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। सटन एंड बॉबरी ने मेंडल फैक्टर और क्रोमोसोम्स के बीच में पैरेललिज्म किस बेस पे रखा, क्रोमोसोम मूवमेंट, राइट। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, आपने क्लास 11th में बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा होगा ड्यूरिंग माइटोसिस, इक्वेशन डिवीजन, और मियोसिस में भी रिडक्शन डिवीजन। एंड वहां पे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि क्रोमोसोम्स भी और जीन्स भी पेयर्स में रहते हैं, फिर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन अलग अलग हो जाते हैं। टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर, एक जीन के 2 एलील्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, होमोलोगस साइट्स on homologous chromosome। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है कि
एक जीन के दो एलिमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट, हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। पढ़ लो यहाँ तक बच्चों, आगे समझ, आगे चलते हैं। अब देखो ये हमारा डायग्राम जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। अगर सपोज करो मैंने इसको लिखा कैपिटल वाई, इसको लिख दिया स्मॉल वाई, इसको लिख दिया कैपिटल आर, इसको लिख दिया स्मॉल आर। अब ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनके बीच में क्या हुआ, ये सेपरेट हो रहे हैं। एनाफेज के टाइम पे आपको पता है अलग अलग हो जाते हैं। इसको पहले इनको रिलेट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। अब ये छोड़ो, नीचे वाला देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको आप देखोगे तो यहाँ पे सेपरेट हो गए हमारे। अब सेपरेट होने के बाद कैसे बना, कैपिटल आर, सॉरी ये तो कैपिटल वाई था ना, कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो जरा कैपिटल वाई कैपिटल आर, और ये भी कैपिटल वाई कैपिटल आर, और ये था हमारा स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो मतलब मेरे गैमीट्स क्या बने, ये बने। इस केस में जब हमारे पास दो टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, उस केस में meiosis in germ cell formation in a cell with 4 chromosomes. Can you see how chromosomes segregate when germ cells are formed? तो germ cells बनती है कैसे क्रोमोसोम। अब germ cells में आपको पता है टोटल 46 क्रोमोसोम्स होता है डिप्लॉइड में, उससे जब germ cells बनते हैं 46 को हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 23 एक के पास चले जाते हैं, 23 दूसरे के पास चले जाते हैं, ऐसे हमारा होता है। ये हमारा देखो जीवन से G2 दिखाया हुआ है, मतलब जीवन में और बीच में स्पेस आया तो अमाउंट डबल हो गया डीएनए का। पहले क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड था, सिंगल से डबल हो जाता है, नहीं क्रोमोसोम एक ही रहता है, बस उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स बढ़ जाते हैं। अब कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर, वही पैरेललिज्म वाली थ्योरी है हमारी। हमेशा क्या होता है, क्रोमोसोम भी पेयर में रहते हैं, जीन्स भी पेयर में रहते हैं। सेग्रीगेट हो जाता है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, यहाँ पे भी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट हो जाता है। इंडिपेंडेंट पेयर जो होता है वो सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे भी एक पेयर सेग्रीगेट हो जाता है, ये चीज। अब देखो आगे हमारे यहाँ क्या लिखते हैं, ये एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 के एनाफेज में क्या होता है, दो क्रोमोसोम्स अपने आप को मेटाफेज प्लेट पे अलाइन कर लेंगे इंडिपेंडेंटली ऑफ एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलाइन करेंगे। फिर क्या होगा, टू अंडरस्टैंड दिस, इस चीज को समझने के लिए कंपेयर द क्रोमोसोम्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम। क्रोमोसोम्स के कलर को हमने देखा, लेफ्ट कॉलम में हमें देखा ऑरेंज एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेट हो रहे हैं एक साथ, हमेशा एक साथ सेग्रीगेट हो रहे थे, ऑरेंज और ग्रीन कलर। यहाँ पे भी ऑरेंज और ग्रीन है, यहाँ पे भी। अब ये नहीं हुआ कि ऑरेंज जाके रेड के साथ चिपक गया या फिर ग्रीन येलो के साथ चला गया, अपनी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा है। बट इन द राइट हैंड कॉलम द ऑरेंज इज सेग्रीगेटिंग विद द रेड कलर, ऑरेंज हमारा रेड कलर के साथ सेग्रीगेट हो रहा है। ये चीज हमें देखने के लिए मिला। क्लियर यहाँ तक बच्चों? अब ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम से बहुत अच्छी सी चीजें समझ में आएंगे आपको। इसको लिखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे मेरा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी स्मॉल आर कैपिटल आर। अब इससे गैमीट्स की पॉसिबिलिटीज देखना। जब हमने क्या कराया, इनके बेंड्स को अलग अलग करा दिया, तो हमारे जो गैमीट्स बन रहे हैं वो भी अपने अकॉर्डिंग बन रहे हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली बन रहे हैं। यहाँ पे गैमीट क्या बन रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या बन रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल आर। जो कंडीशन ऊपर थी वही कंडीशन गैमीट्स में भी देखने के लिए मिल रही है। ये चीज आपको समझनी है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट कि सटन एंड बॉबरी ने आर्ग्यू दैट पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरी। तो सटन एंड बॉबरी ने इस चीज को आर्ग्यू किया कि पेयर और सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पहले वो पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स, है ना, मतलब जैसे कैपिटल टी, फिर गैमीट फॉर्मेशन के टाइम को अलग अलग हो जाता है, होता नहीं, एंड वो अपने अपने फैक्टर्स को कैरी करके लेके जाते हैं। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, सटन ने इस नॉलेज को यूज किया और एक क्रोमोसोमल थ्योरी बना दी, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, इन सब आइडियाज को यूज करके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस भी दिया गया इस चीज का, जो कि हमारे थॉमस हंट मॉर्गन साइंटिस्ट ने दिया था, और उनके साथ उनके कुछ कलीग्स भी थे।
लीड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। इन्होंने बोला कि जितनी भी वेरिएशंस आती है वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आती है। अगर देखो उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारा मॉर्गन वर्क विद द टीनी फ्रूट फ्लाइज, छोटी छोटी फ्रूट फ्लाइज, मतलब जिसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, उनके साथ वर्क किया एंड इस चीज को एग्जैक्टली प्रूफ करके दिखाया कि कैरेक्टर्स क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ट्रेड्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं सेग्रीगेट होते टाइम या नहीं। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था, हमारे मॉर्गन ने किया था। एंड किसके ऊपर किया था, फ्रूट फ्लाई के ऊपर किया था, विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज। उस स्टडीज के लिए ड्रोसोफिला बहुत अच्छी सुटेबल मानी गई थी। वो क्यों, क्योंकि सबसे पहली चीज उसको किसी भी सिंपल सिंथेटिक मीडियम में हम ग्रो करा सकते हैं। They complete their life cycle in about 2 weeks। 2 वीक में वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस वजह से हमें सिंगल पैटिंग में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, एक टाइम पे 100 प्रोजेनीज हमें देखने के लिए मिलती है। ऑल्सो उनमें मेल और फीमेल के बीच में क्लियरली हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते थे। लाइक आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो मेल ड्रोसोफिला होता है स्मॉल इन साइज होती है एज कम्पेयर टू फीमेल ड्रोसोफिला। फीमेल ड्रोसोफिला हमेशा लार्ज इन साइज होता है। इट हैज many types of hereditary variation that can be seen with low power microscope। यहाँ पे बहुत सारी टाइप की हेरिडिटी वेरिएशंस भी देखने के लिए मिल रहे थे, जो आपको लो पावर माइक्रोस्कोप पे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार इससे हमें पता क्या चला। इसी चीज से ड्रोसोफिला के जब ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने पता लगाया लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में, कि आखिरकार लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कंसेप्ट ड्रोसोफिला से आया। फिर हमारे माइंड में ये चीज आएगी, क्या लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पी प्लांट के अंदर नहीं देखने के लिए मिला, पी प्लांट के अंदर नहीं देखने के लिए मिला, क्योंकि हमारे मेंटल साइंटिस्ट ने 7 ही कैरेक्टर्स लिए और वो सातों के सातों कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे, इसलिए वहां पे हमें नहीं देखने के लिए मिला। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वाज सेक्स लिंक्ड। उन जीन्स को इन्होंने स्टडी की जो सेक्स लिंक था। अब आप लोगों को पता है ऑलरेडी सेक्स लिंक क्या होता है। सेक्स लिंक वो जीन्स होता है जो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। द प्रोसेस वाज सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस, जैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस था वैसे इन्होंने क्रॉस कराया जैसे मेंडल ने कराया था। मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज किया एक येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल टू ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। अब देखो इसको मैं सिंपलेस्ट वे में लिखवाती हूँ। हमारे मॉर्गन ने यहाँ पे लिखता है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के अंदर 3 कैरेक्टर्स लिए। कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे, बॉडी कलर, आई कलर एंड थर्ड वन उनके विंग्स। बॉडी कलर 2 टाइप के थे, कौन कौन से, एक तो था हमारा येलो बॉडी और एक थी हमारी ब्राउन बॉडी। आई कलर भी 2 थे, एक था हमारा व्हाइट आई और एक थी हमारी रेड आई। ऐसे ही हमारे विंग्स, नॉर्मल विंग्स और मिनिएचर विंग्स। अब बॉडी कलर को इन्होंने लिखा वाई से, आई कलर को लिखा डब्ल्यू से, विंग्स को लिखा इन्होंने एम से। जैसे हमारे मेंडल ने टॉल को टी से नोटेशन दिया, राउंड को कैपिटल आर, ऐसे इन्होंने नोटेशन दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्रॉस कराया एक येलो बॉडीड व्हाइट आई फीमेल, मतलब एक ऐसी ड्रोसोफिला लिया जिसकी पूरी बॉडी तो येलो थी और उसके ऊपर व्हाइट आईज थी। ठीक है, और किसके साथ क्रॉस कराया, एक ब्राउन बॉडी ड्रोसोफिला जिसकी रेड आईज है, उनके बीच में इंटर क्रॉस करा दिया। तो अब सोचा F1 प्रोजेनी में क्या मिलेगा। ही ऑब्जर्व दैट 2 genes did not segregate independently of each other, मतलब 2 genes इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते। एंड F2 ratio derived very significantly from the 9:3:1 ratio, मतलब इस रेशियो से डेविएट हो गया हमारा। नॉर्मली हमारा रेशियो 9:3:1 आ रहा था, लेकिन जब ड्रोसोफिला के केस में गिरा हमारा रेशियो ये नहीं आया। मॉर्गन एंड उनके ग्रुप ये जानते थे जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, की जो जीन्स है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। एंड सो क्विकली दैट व्हेन द 2 genes in the dihybrid cross were situated in same chromosome, जब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो क्या करते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन्स होंगे तो वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज सेग्रीगेशन के टाइम पे क्या चीज सेग्रीगेट होती है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है। और अगर सपोज करो ये मेरा एक क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन प्रेजेंट है, तो क्या मैं इस क्रोमोसोम को बीच में से तोड़ूंगी यहाँ से,
बीच में से इसको यहाँ से बीच में से ऐसे कट करेंगे कि हाफ इधर चला जाए हाफ इधर, ऐसे नहीं होता ना। इसके साइड में एक और क्रोमोसोम होगा, ये आपस में सेग्रीगेट, ना कि जीन सेग्रीगेट, क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये चीज आपको याद रखनी है। The proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. Then Morgan attribute this due to the physical association or linkage of the two gene, and इसी की वजह से इन्होंने लिंकेज टर्म बना दिया। ठीक है, लिंकेज क्या है? लिंकेज में एक टेंडेंसी है उन जीन्स की जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमेशा साथ जाने की कोशिश करते हैं। वो दो बेस्ट फ्रेंड जो कैंटीन भी जाएंगे और जो लाइब्रेरी भी जाएंगे, साथ जाएंगे, अलग नहीं जाएंगे। टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम, इन्होंने एक टर्म दिया रिकॉम्बिनेशन, कि जब हमारे लिंक्ड जीन्स अपना एसोसिएशन कैसे करते हैं? रिकॉम्बिनेशन की हेल्प से करते हैं। रिकॉम्बिनेशन में आपको पता है मियोसिस के टाइम पे, मियोसिस की प्रोफेज 1 में पैकाइटिन स्टेज होती है जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, चाइल्ड मेटा का फॉर्म में एक्स शेप स्ट्रक्चर बनती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं, छोटे छोटा पार्ट्स उनका। डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही हमारे नॉन पेरेंटल जीन के कॉम्बिनेशन मिलता है, तो सबसे ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसीलिए वेरिएशन आता है। अब देखो, ये हमारा पहला क्रॉस जो हमारे मेंडल ने कराया, वही बॉडी कलर और उनका आई कलर को क्रॉस कराया। ये हमारी फीमेल ली उन्होंने, ये हमारा लिया मेल। फीमेल ये हमारा एक्स क्रोमोसोम, ये हमारा एक्स वाई, अगेन ये हमारा एक्स 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 वाई, ऐसे इन्होंने क्रोमोसोम ले लिए। फिर क्रॉस ए जब इन्होंने कराया तो सिर्फ क्रॉस ए को देखो, बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, अभी उसको मत देखो क्रॉस बी को, सिर्फ क्रॉस ए पे ध्यान दो। क्रॉस ए में क्या है? आपके पेरेंटल मिले 98.7% और रिकॉम्बिनेंट मिले सिर्फ 1.3%। वो क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं वाई और डब्ल्यू के जो जीन्स है वो पास पास प्रेजेंट है। अब क्रॉस बी पे जाना एक बार, क्रॉस बी में ये हमारा आई कलर का जीन और ये मेरा विंग्स वाला जीन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा है, इन दोनों के अलग अलग होने के चांसेस ज्यादा है। अब अलग अलग होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पेरेंटल टाइप तो मिले 62.8%, बट रिकॉम्बिनेंट मेरे को मिले 37.2%। तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमारा डिपेंड करती है द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। Distance between two gene is known as recombination frequency. Also, it is known as crossing over value. इसी को हम crossing over value, सिर्फ ये आप यहाँ से परसेंटेज याद रखनी है आपको। क्रॉस ए जब कराया तो कितना हमारा परसेंटेज आया, कितना पेरेंट था कितना रिकॉम्बिनेंट। क्रॉस बी जब कराया कितना पेरेंटल कितना रिकॉम्बिनेंट आया, याद रहेगा। चलो अब देखते हैं हमारा एनसीईआरटी क्या लिखती है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट even when genes were grouped on the same chromosome, जब हमारे जीन सेम ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, some genes were very tightly linked, कुछ जीन बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड थे जिन्होंने बहुत लो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज दिखाया, जैसे कि हमें क्रॉसिंग में देखा। जबकि कुछ जीन से जो लूजली लिंक्ड थे तो उन्होंने हमें हायर रिकॉम्बिनेशन दिखाया, जैसे कि क्रॉसिंग में देखा। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट जीन जो व्हाइट और येलो का था वर वेरी टाइटली लिंक्ड, क्लोज फ्रेंड्स थे, इसलिए सिर्फ 1.3%, मतलब हार्डली रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है। जबकि उन्होंने व्हाइट और मिनिएचर विंग्स में देखा तो वहां पे 37.2। इसी चीज को जब हमारे मॉर्गन स्टडी करते थे, उनके एक स्टूडेंट थे एल्फर्ड स्टर्डीवेंट। एल्फर्ड स्टर्डीवेंट ने आखिरकार ही पता लगा आखिरकार कैसे हुआ, तो उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाला। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, दो जीन के बीच की डिस्टेंस, एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। उन्होंने एक क्रोमोसोम लिया, उस क्रोमोसोम के ऊपर सारे के सारे जीन्स की लोकेशन बता दी कि ये जीन यहाँ पे होता है, ये जीन यहाँ पे होता है। टुडे जेनेटिक मैप आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसमें जीन्स की जो सीक्वेंस बता पाते हैं वो हम इसीलिए बता पाते हैं। लाइक ये मेरा एक क्रोमोसोम, यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। सपोज दिस इज ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन और ई जीन। दो जीन्स के बीच के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, एंड इसको हम मेजर करते हैं किसमें? सेंटीमॉर्गन में। सेंटीमॉर्गन को कैसे लिखता है? स्मॉल सी कैपिटल है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मैप्यूस।
रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, रिकॉम्बिनेशन frequency is equals to number of recombinant divided by total number of progeny into 100। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर बच्चा पार्टी? चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, polygenic inheritance। What is polygenic? मेंडल स्टडीज मेनली डिस्क्राइब दो ट्रेट, मेंडल की स्टडीज ने सिर्फ वो ट्रेट्स को एक्सप्लेन किया दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म, जिनकी हमेशा दो अल्टरनेट फॉर्म थी। जैसे कि फ्लावर के कलर को ले लिया, अब फ्लावर का कलर या तो पर्पल हो गया, व्हाइट होगा, बट इफ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने आसपास देखें तो आप लोगों को बहुत सारे वेरिएशन, लाइट पर्पल, लाइट व्हाइट, लाइट रेड, पिंक, पता नहीं कितने सारे कलर्स हमें देखने के लिए मिलता है। तो हम देख रहे थे कि फ्लावर के अलग अलग वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। Okay, but if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence, मतलब अपनी occurrence में ज्यादा distinct नहीं होते, but spread across a gradient. For example, if humans में अगर हम देखें, we don't just have tall or short people, हमारे पास सिर्फ tall और short people नहीं है as two distinct alternatives, but a whole range of possible heights की पूरी range हमें मिलती है। Such traits are generally controlled by 3 or more genes, मतलब जिस ट्रेट में हमें बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं देखने के लिए, उन ट्रेट को हम जनरली कौन कंट्रोल करता है? 3 या 3 से ज्यादा जीन, 2 या 2 से ज्यादा नहीं, एनसीईआरटी लिख रहे 3 या फिर मोर जीन, 3 से ज्यादा होने चाहिए। अगर 2 होंगे तो वो तो नॉर्मल केस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा। इसी टाइप के कैरेक्टर्स को, इसी टाइप के ट्रेट्स को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट, एंड दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बिसाइड्स The involvement of multiple genes का involvement हो रहा है यहाँ पे polygenic inheritance में। Also take into account the influence of environment, ये भी पॉइंट नोट करने का, इसको लिखो, जल्दी से हाईलाइट करो अपनी नोटबुक्स में एंड इन पॉइंट्स को लिखो। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसमें हमारे जीन्स का तो कंट्रोल है, उसके साथ साथ उन चीजों को एनवायरमेंट भी इफेक्ट करता है, जैसे कि ह्यूमन स्किन में हम देखेंगे। देखते हैं, human skin color is another classic example for this. In a polygenic trait, the phenotype reflect the contribution of each gene. Most important. Phenotype जैसा होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कितने टाइप के जीन है, मतलब हर एक जीन अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। और the effect of each gene is additive. This is again important. बेटा स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है, प्लीज हाईलाइट कर दो उसको, जल्दी से हाईलाइट करो उस लाइन को। स्टेटमेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत इजीली बन रहा है आपका। To understand this better, let us assume that हमारे पास 3 जीन है ABC, जो हमारे स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं विद द डोमिनेंट फॉर्म कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c रिसेसिव, जो लाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डोमिनेंट वाला डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगे उतना ही ज्यादा मेलेनिन उसकी बॉडी के अंदर सिक्रीट होगा। ठीक है, तो जीनोटाइप ऑफ विद ऑल डोमिनेंट एलील, अगर हम सारे के सारे डोमिनेंट एलील का एक जीनोटाइप लें जिसका सबसे डार्केस्ट स्किन कलर होता है, that with all the recessive genes, सारे के सारे अगर रिसेसिव ले तो उसको लाइटेस्ट स्किन कलर देखने को मिलता है एज एक्सपेक्टेड। द जीनोटाइप विद द 3 डोमिनेंट एलील, अगर 6 डोमिनेंट है तो डार्केस्ट, और अगर 3 डोमिनेंट हो गए तो अल्टरनेटिव दिखेगा नहीं दिखेगा, और अगर 3 रिसेसिव, 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव बात है कि तो वहां पे हमेशा इंटरमीडिएट कलर दिखता है जिसको हम बोलते हैं मुलाटोस। इन दिस मैनर the nature of each type of allele in phenotype would determine the darkness and lightness of color in an individual। किसी का कलर ज्यादा डार्क है तो इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर जो जीन्स है वो ज्यादा डोमिनेंट है, और अगर किसी का बहुत लाइट कलर है तो इट मींस उसका जो स्किन कलर है वो जो उसके जीन्स है जीनोटाइप है उसमें ज्यादा रिसेसिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है। क्लियर यहाँ तक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? जितनी लाइंस मैंने बताई है वो याद रखना, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ ईच जीन इज एडिटिव, फिनोटाइप रिफ्लेक्ट करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ हर एक एलील का, और उसी का इफेक्ट हर एक एलील के इफेक्ट को हम एडिटिव नेचर में बता सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा प्लियोट्रॉपी। वी हैव सीन सो फार इफेक्ट ऑफ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट। देयर आर हाउएवर इंस्टेंसेस वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट, एक सिंगल जीन कैन एग्जिबिट, एक ही जीन एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है।
ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, जो हमने आपका स्टार्च सिंथेसिस वाले में देखा था। The underlying mechanism of pleiotropy in most cases the reflect of a gene on metabolic pathway, मतलब वो जीन जो है जो पूरा मेटाबॉलिक पाथवे किसी चीज को कंट्रोल, उस मेटाबॉलिक पाथवे को अफेक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप्स हमारे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो सारे के सारे इफेक्ट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा फिनाइलकीटोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है हमारा फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। अगर इस एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो ये जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा, बहुत सारे कैरेक्टर्स को अफेक्ट करेगा, जैसे कि इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है, हेयर्स में भी रिडक्शन हो सकता है, साथ साथ स्किन पिगमेंटेशन भी हो सकती है। तो प्लियोट्रॉपिक एग्जांपल स्टार्च ग्रेन वाला और फिनाइलकीटोनुरिया, दोनों के दोनों एग्जांपल प्लियोट्रॉपिक। राइट, हाईलाइट करो उसको, फिनाइलकीटोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया प्लियोट्रॉपिक का एग्जांपल है। हो गया बच्चों यहां तक, आगे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या आता है, द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिक्स। जब तक जेनेटिक्स नहीं आता सेक्स डिटर्मिनेशन जो मैकेनिज्म है एकदम पजल के जैसा था हमारा। इनिशियल क्लू about the genetic and chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some of the experiments carried out in insects। के अंदर कुछ experiments किए गए इस चीज को पता लगाने के लिए। इनफैक्ट जो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मतलब जो सेल की स्टडी हम करते हैं सेल के अंदर से, उस ऑब्जर्वेशन से हमें पता लगा मेड इन अ नंबर इंसेक्ट्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैंकिंग एक साइंटिस्ट थे 1891 में, उन्होंने क्या किया, कुछ ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, उन्होंने एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ट्रेस किया ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को के टाइम पे, and it was also observed by him that 50% of the sperm receive this structure after spermatogenesis, मतलब 50% से ज्यादा जो स्पर्म से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कब करते हैं, रिसीव करते हैं आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, whereas जबकि 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट, 50% स्पर्म के पास ऐसा कुछ नहीं था। हैंकिंग ने क्या देखा, गिवन नेम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्स बॉडीज, मतलब स्पर्म के पास क्या होता है, एक एक्स और एक वाई। अब इस एक्स के पास पहले से ही एक्स आ रहा है, मतलब दूसरा एक और एक्स आ रहा है तो फीमेल बन जाएगी, और अगर हमारे स्पर्म के पास वाई है उसके पास एक एक्स आ गया तो वो हमारा मेल बन जाएगा। ये वो वाला केस का बात कर रहे हैं, मतलब एक्स बॉडी उनके पास कब आ रही है, एक्स बॉडी उनके पास आ रही है उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेल बन रहा है या फीमेल बन रहा है, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस, जिस तक सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। Further investigation by other scientists lead to the conclusion that X body of Hanking was in fact a chromosome, जबकि X body कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक क्रोमोसोम था, and that is why it was given the name X chromosome, इसीलिए इसका नाम इन्होंने X chromosome, because X body इनको मिली थी। It was also observed that in large number of insects, बहुत सारे large number of insects के अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। किसी के अंदर एक्सोटाइप है, मतलब किसी के पास एक X क्रोमोसोम नहीं है, एक ही X बच गया, तो सारे के सारे X, all X bear an additional X chromosome beside the other chromosome, जिनको हम बोलते हैं ऑटोसोम। मतलब सभी के पास एक X क्रोमोसोम्स तो होता है या फिर XX होगा, उसके साथ साथ उनके पास 44 ऑटोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। On the other hand, some of the sperm bear the X chromosome, कुछ sperm के पास X क्रोमोसोम होता है बट कुछ sperm के पास क्रोमोसोम नहीं होता है। किसकी बात करें, इंसेक्ट्स की। एग्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज किए जाते हैं स्पर्म के थ्रू। Having an X chromosome become female, अगर स्पर्म के पास एक X क्रोमोसोम आ गया तो फीमेल बन जाएगा, एंड दोस फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, वो एग जिनका स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन बट कोई X क्रोमोसोम नहीं था वो हमारा बन जाएगा, मतलब एक्सो कंडीशन में बन जाएगा मेल। डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल, क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल में इक्वल रहेंगी? ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ X क्रोमोसोम in the determination of sex, it was designed designated to be the sex chromosome and the rest of the chromosome were named as autosomal। तो सिंपल सी बात है, बच्चों को सब पता है। Grasshopper example, exotype of sex determination in which male have only one X chromosome, मतलब मेल के पास सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है, बाकी सारे ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हमारी ग्रासहोपर के अंदर कंडीशन देखी उन्होंने। यही ऑब्जर्वेशन से lead to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination। इन्हीं सभी ऑब्जर्वेशन से उनको बहुत क्लियर आइडिया मिलने लगा कि सेक्स डिटरमिनेशन होता कैसे है। वो डिपेंड करता है एग से क्या आ रहा है और स्पर्म से क्या आ रहा है।
फ्यूज कर रहे हैं तो उससे कौन सी बॉडी बन रही है। इन अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स मैमल्स इंक्लूडिंग मैन XY टाइप ऑफ एक्स क्रोमोसोम कहाँ पे देखा जाता है, जहाँ पे मेल और फीमेल के पास हमेशा सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। मेल के पास क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट but its counterpart is distinctly smaller and called the Y chromosome. Y chromosome smallest chromosome होता है जो X के साथ प्रेजेंट होता है मेल में। फीमेल के पास पेयर ऑफ X क्रोमोसोम होता है। मेल एंड फीमेल सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स होता है 44 मेल हैव ऑटोसोम प्लस XY, मेल के पास ऑटोसोम्स भी है और प्लस एक X, जबकि फीमेल्स के पास होता है ऑटोसोम्स प्लस XX मतलब 44 प्लस XX। इन ह्यूमन बीइंग्स एंड इन ड्रोसोफिला द मेल हैव वन X एंड वन Y, मेल के पास एक वन है और एक XY, जबकि फीमेल के पास दो पेयर बिसाइड सेम चीज को बार बार रिपीट करे जा रहे हैं। तो अब ये हमारा एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया। मेल की बात करें वही XY क्रोमोसोम, फीमेल के पास XX क्रोमोसोम। हमारी यही ड्रोसोफिला के अंदर देखें तो XY और XX वही मेल्स के जैसे होता है एंड ZZ और हमारा ZW है इनके अंदर। अगर हम देखें तो ZZ हमारी फीमेल है और मेल है हमारा हेट्रोगैमेटिक। ये कंडीशंस वो है जब हमारा मेल हेट्रोगैमेटिक है और फीमेल हमारी, ये वाला केस एक सेकंड मैं क्लियरिटी से लिख देती हूँ यहाँ पे। ये वाला केस, ये केस में हमारा जो मेल है वो होमो है और जो हमारी फीमेल है वो हेट्रो, जबकि आप ऊपर वाले केसेस में देखो इसका अपोजिट। क्या in the book description you have studied about two type of sex determining mechanism, दो टाइप के आपने सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म देखा, एक एक्सो टाइप और एक XY टाइप। बट इन बोथ केसेस, दोनों के दोनों केसेस में मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट, दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स बना रहे थे। आइदर विद और विदाउट, मतलब या तो एक एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर कोई क्रोमोसोम नहीं होगा, किसी के पास एक एक्स क्रोमोसोम होगा किसी के पास वाई क्रोमोसोम होगा। सच टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन मेल्स के अंदर बोलता है मेल हेट्रोगैमेटी, मेल हेट्रोगैमेटी। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म में जैसे कि बर्ड्स, अ डिफरेंट मैकेनिज्म सेक्स डिटरमिनेशन को ऑब्जर्व किया जाता है। इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सीरीज बोथ मेल एंड फीमेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है बट टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। इनके सेक्स क्रोमोसोम में तो अलग अलग टाइप के गैमेट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी। इन ऑर्डर टू हैव अ डिस्टिंक्शन with the mechanism of sex determination described earlier, two different sex chromosomes of a female bird has been designated ZW। ये सारी चीजें तो देखो आप लोगों को बताइए, यहाँ से कोई ऐसी लाइन नहीं है जो स्टेटमेंट वाइज एग्जैक्टली बन पाए, क्योंकि सब हम नोट्स में बना के लिख चुके हैं। वही नोट्स को पढ़ना, यहाँ से पढ़ गए तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो एक एक लाइन को समझना पड़ेगा, जरूरी नहीं है इसको इतना ज्यादा, बट जहां पे मैंने बताया हाईलाइट करने को वहां पे आप हाईलाइट करके रखोगे। ये पूरा मेल क्रोमोसोम के अंदर, इसको रीड करके आप लोगों को देखना है कि कैसे इसके अंदर होता है। कर लोगे रीड, ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ती हूँ होमवर्क के लिए। अब आता है हनी बी वाला कंसेप्ट। हनी बी के अंदर क्या होता है, सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, कि कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अगर हमारा हनी बी कोई डिप्लॉयड है तो फीमेल होगी, अगर हैप्लॉयड है तो मेल होगा, सिंपल सा केस है। फीमेल जब किसी मेल के साथ फर्टिलाइज करेगी तो उससे गैमेट्स बनेंगे, कुछ गैमेट, 4 गैमेट्स बने, 2 गैमेट्स हमारे मेल के साथ फ्यूज कर लेंगे, मतलब कुछ गैमेट मेल के साथ फ्यूज कर लेंगे तो डिप्लॉयड बन जाएंगे। कुछ गैमेट जिनको कोई मेल गैमेट नहीं मिला फर्टिलाइज करने के लिए, वो गैमेट पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू एक अनफर्टिलाइज्ड एग से इंडिविजुअल बनाने, पूरा ऑर्गेनिज्म मतलब मेल हनी बी बना देंगे जिसका होता है ड्रोन। अगर हमारी फीमेल को रॉयल जेली खाने के लिए मिली तो बन जाएगी क्वीन, वरना वो बन जाएगी वर्कर बी। ये सिंपल सा कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे, इसी को बोलता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, इसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, मेल माइटोसिस के थ्रू बनाता है, फीमेल मियोसिस के थ्रू बनाते हैं, भूलना नहीं है। दे डू नॉट हैव फादर thus कैन नॉट हैव सन। जो हमारे मेल है उनका कोई फादर नहीं है, मेल का फादर नहीं है लेकिन ग्रैंड फादर है। फादर नहीं है, ग्रैंड फादर मतलब मैटरनल फादर, नाना है उसके, नाना जी हैं बट खुद के पापा नहीं है, क्योंकि उसकी मम्मी है, मम्मी के तो फादर होंगे ना कोई, क्योंकि मम्मी कैसे बनती है, हमेशा फर्टिलाइजेशन से बनती है, और फर्टिलाइजेशन से बनी है तो इसका मतलब कोई ना कोई वहाँ पे होंगे उनके फादर। अब मम्मी के फादर आपके क्या लगे, नाना जी, तो हमारे मेल के कोई फादर नहीं होते बट उनके नाना जी होते हैं, ये चीज आपको याद है। बट हैव अ ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स, उनके ग्रैंडसन्स हो सकते हैं। क्लियर ये चीज आप लोगों को बच्चों, बताओ सॉर्टेड यहाँ तक।
यार बच्चों पार्टी यहाँ तक सबको। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा म्यूटेशन जेनेटिक डिसऑर्डर। आई थिंक आज से इस चैप्टर को फिनिश ही कर डालते हैं, है ना बच्चों। अराउंड 30 मिनट्स और लगेंगे, 30 मिनट्स में चैप्टर फिनिश कर देते हैं। तब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन एक फेनोमेनन है विच रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। जब भी डीएनए सीक्वेंस के अंदर कोई भी चेंजेस हो रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं आपका म्यूटेशन। एंड इट कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंज इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या करता है? दोनों चीज करता है, जीनोटाइप भी फिनोटाइप भी। पॉइंट टू बी नोटेड, हाईलाइट करो। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ म्यूटेशन भी एक दूसरा रीजन है जो वेरिएशंस कराता है डीएनए में। ये पॉइंट नोट करो। ये पूरा पैराग्राफ आप लोगों का हाईलाइट होना चाहिए आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर। करो बच्चों इसको हाईलाइट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। As you will learn in chapter 6, chapter 6 में आप पढ़ेंगे डीएनए हेलिक्स रन कॉन्टिन्यूसली, जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फ्रॉम वन एंड टू अनदर लिनिएज क्रोमेटेड इन अ हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म में डीएनए पैक्ड होता है। Therefore, अगर डीएनए का कोई भी स्ट्रैंड के कोई भी लॉस हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, गेन हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये सब क्या कराता है? हमारे क्रोमोसोम नंबर के अंदर चेंजेस करा सकते हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को अल्टर कर सकते हैं। सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जबकि जीन्स हमारे क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, तो अगर हम क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज करेंगे तो हमारे जीन के अंदर भी एब्रेशन आएगा। एब्रेशन मतलब एबनॉर्मेलिटीज, कोई भी एब्रेशन या एबनॉर्मेलिटी आएगा। क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से ही हमारा क्या होता है बच्चों? कैंसरस सेल्स बन जाती हैं। कैसे कैंसर सेल बनती है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर समझ में। इन एडिशन टू म्यूटेशन ऑल्सो अराइजेस ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर। डीएनए का एक सिंगल बेस पेयर के अंदर भी अगर हम चेंज करा रहे हैं तो उससे म्यूटेशन होता है, उसको बोलेंगे हम पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन अगर हम बहुत सारे बेस पेयर्स को चेंज करा रहे हैं उसको बोलेंगे ग्रॉस म्यूटेशन। एंड पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ही हमेशा आता है हमारा पूरी की पूरी जो फ्रेम है डीएनए की वो शिफ्ट हो जाएगी पूरी चेंज, अगर एक हमने चेंज करा दिया। बिकॉज हमें पता है 3-3 का पेयरिंग बना के हम वहां पे ब्रीड करते हैं उसको, ट्रिपलेट इसीलिए बोलते हैं। डिलीशन, इंसर्शन, और इसी का एग्जांपल सिकल सेल। Mechanism of mutation is beyond the scope of this discussion at this level. However, there are many chemical and physical factors. बहुत सारे chemical और physical factor हैं जो mutation को induce कराते हैं, जैसे कि म्यूटाजेंस हो गए, यूवी रेडिएशंस हो गए, ये सब म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। हमारा टॉप लेक्चर है सेक्स डिटर्मिनेशन म्यूटेशन के नाम से, आपको अगर इसका डिटेल पढ़ना है तो वहां से देखिए। क्लियर? अब आते हैं हम अपने जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे। जेनेटिक डिसऑर्डर में पहला हमारा आता है पेडिग्री एनालिसिस। कैसे हम पेडिग्री एनालिसिस को देख के पता लगाएंगे कि यहाँ पे कौन सी डिसीज हमारी रन हो रही है। द आइडिया दैट disorders are inherited has been prevailing in the human society since long. This was based on the heritability of certain characteristic features in families. After the rediscovery of Mendel's work, Mendel की वर्क की rediscovery के बाद the practice of analyzing inheritance को analyze करने का जो pattern था human beings के अंदर वो start हुआ. Since it is evident that control process that can be performed in pea plant or some other organism are not possible in case of human beings. मतलब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कंट्रोल प्रोसेस को कराना, एविडेंट कंट्रोल प्रोसेस जो हम पी प्लांट के अंदर करा रहे थे वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नहीं करा सकते। सो स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए अबाउट कि इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट का, प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव सच एनालिसिस ऑफ ट्रेट, ऐसे ट्रेट्स के एनालिसिस करने के लिए इन सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ ए फैमिली के अंदर, उसी के लिए हम आता है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर ट्रेट के इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है फैमिली ट्री ओवर जनरेशन टू जनरेशन। इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग टूल, एक स्ट्रॉन्ग टूल ये हमें प्रोवाइड करता है, विच इज यूटिलाइज, जो यूटिलाइज किया जाता है टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट। एक स्पेसिफिक ट्रेट के इनहेरिटेंस को पता लगाने के लिए, तब ट्रेस करने के लिए। यहाँ क्लियर बच्चों? Abnormality of a disease. Some of the important standard symbols are used in pedigree analysis as we are discussed in this chapter. Every feature in any organism is controlled by एक या एक से जीन।
जो कि हमारे प्रेजेंट होता है कहाँ पे, डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। डीएनए से क्रोमोसोम बना है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होता है, उसी के ऊपर एलील्स होता है। सो डीएनए ही कैरियर है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, जो आगे नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर होने वाला। इट इज हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसमिट होता है विदाउट एनी चेंज और अल्टरेशन, बिना किसी चेंज को, बिना अल्टरेशन के। जबकि चेंजेस और अल्टरेशन ही हो सकते हैं बट ओकेशनली, इन्हीं अल्टरेशन को ही हम बोलते हैं आपका म्यूटेशन। इसी की वजह से हमारे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फिनोटाइप भी चेंज हो सकता है, जीनोटाइप भी चेंज हो सकता है। अब देखो, अब आता है, एक सेकंड में आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। अगर हम सर्कल बनाते हैं तो ये हमारा दिखाता है फीमेल, और अगर हम स्क्वायर दिखाते हैं तो ये हमारा बनाता है मेल। ये हमारा दिखाता है मैटिंग, एंड दिस वन मैटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटिव्स के बीच में मैटिंग, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव, ये हो गया। और इसको बॉक्सेस को फिल कर देंगे तो ये हमारे अफेक्टेड हो जाएंगे। ये हमारा केस देखने के लिए मिलता है। और आपको वही स्टेप्स याद रखने, पहला स्टेप डोमिनेंट और रिसेसिव पता लगाना। डोमिनेंट का मतलब पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन, मतलब जितनी भी जनरेशन दे रखे सभी की सभी जनरेशन में एक ना एक इंडिविजुअल अफेक्टेड होना चाहिए। रिसेसिव में जरूरी नहीं है सारे अफेक्टेड होंगे, अफेक्टेड इंडिविजुअल की फ्रिक्वेंसी कम होगी, रिसेसिव में डोमिनेंट में ज्यादा होगी। सेकंड केस होता है आपका पता लगाना ऑटोसोमल है डिसीज या एक्स लिंक्ड है। ऑटोसोमल में क्या होगा, फादर से आपका सन और डॉटर दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। फादर से सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर फादर से सिर्फ और सिर्फ सन डॉटर अफेक्ट हो रही है, फादर से सिर्फ और सिर्फ डॉटर अफेक्ट हो रही है, उसको बोलेंगे सेक्स लिंक। सेम मदर के केस में, अगर मदर से सन और डॉटर दोनों अफेक्ट हो रही है, या फिर मदर से आपका सन अफेक्ट, डॉटर अफेक्ट हो रही है, मदर से डॉटर, तो उसको बोलेंगे ऑटोसोमल। और अगर मदर से सिर्फ और सिर्फ सन अफेक्ट, कोई डॉटर अफेक्टेड नहीं है मदर से, तो उस केस को बोलेंगे हम सेक्स लिंक। आप लोगों को बहुत अच्छी सी चीजें आती हैं। चलो अब आते हैं हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जब हमारे क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होता है उस जीन के अंदर कोई एल्ट्रेशन या एब्रेशन आ जाए। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय एल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। एक सिंगल जीन के अंदर जब कोई भी म्यूटेशन हो जाता है, दीज डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। ये ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट होता है द सेम लाइन, जो हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में देखा था। The pattern of inheritance of such Mendelian disorder can be traced in the family pedigree analysis से हम पता लगा सकते हैं इस चीज को। Most common and prevalent Mendelian disorder है हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक डिसऑर्डर है, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस ले लो, सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस दोनों के दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव है। कलर ब्लाइंडनेस अगेन सेक्स लिंक रिसेसिव है। फिनाइलकेटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव। थैलेसीमिया टिक बताएगी ना, अल्कासिस सीवाईएसएस सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिक था फिनाइलकेटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, दोनों के दोनों सेक्स लिंक, ठीक है। और इसके अलावा और क्या बताया था आप लोगों को, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर केटीडी, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टी टर्नर सिंड्रोम, डी डाउन सिंड्रोम, ये ट्रिक याद रखनी है। और हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव हमारी अल्कासिस, सिक था फिनाइलकेटोन्यूरिया 3, 7, 11, 11, 12 ऐसे हम याद रखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में बी डोमिनेंट, और ये मेंडेलियन डिसऑर्डर हमारे डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड whether the trait in question is dominant or recessive। पेडिग्री एनालिसिस से हम इजीली बता सकते हैं डोमिनेंट है, रिसेसिव है। सिमिलरली हम ये भी बता सकते हैं कि वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर उसका जीन अफेक्ट हुआ है, ऑटोसोमल वाला जीन अफेक्ट, अगर ऑटोसोमल है तो ऑटोसोमल वाला जीन अफेक्ट हुआ है, और अगर हमारी डिसीज सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, तो हमारा सेक्स क्रोमोसोम वाला जीन अफेक्ट हुआ है। इट इज एविडेंट दैट एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। अगर हमारी एक्स लिंक होगा तो सिर्फ फीमेल से मेल के अंदर ही ट्रांसफर होगा, या मेल से सिर्फ फीमेल के अंदर। Pedigree analysis 5.14 में for dominant recessive discuss whether your teacher, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये हमारी यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है, ये हमारा मेल। अब फीमेल से एक मेल अफेक्ट हो रहा है, लेकिन फीमेल से एक फीमेल भी अफेक्ट हो रही है, तो ये कौन सी है हमारी, कौन सा केस है ये है हमारा ऑटोसोमल। डोमिनेंट और रिसेसिव, ये मेरी पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन ये, या फिर ये ले लो दूसरी जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन, तीनों अफेक्टेड है जनरेशन में, तो ये हमारी कैसी हुई, डोमिनेंट।
अब आप बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे भी तो जनरेशन बन रही है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहाँ पे आपने क्यों लिया बेटा, ए एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। अब यहाँ पे नहीं है बट इसके अंदर तो देखने के लिए मिल रहा है राइट, इसलिए हम इसको डोमिनेंट बोलेंगे। यहाँ पे कोई भी अफेक्टेड नहीं है, लेकिन सेकेंड जनरेशन मेल और फीमेल दोनों है, मेल और फीमेल दोनों कम होता है सिर्फ ऑटोसोमल के केस में, और पहले जनरेशन में कोई अफेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब रिसेसिव हो गया। ऑटोसोमल रिसेसिव हमेशा सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ले लो या फिर कलर ब्लाइंडनेस ले लो, नहीं सॉरी हाँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला ले सकते हो, या फिर पॉलीडेक्टाइली वाला कंसेप्ट, हम फिंगर ज्यादा हो जाते हो वो वाले कंसेप्ट आप ले सकते हो। अब आता है कलर ब्लाइंडनेस हमारा, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये हो गया फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया। तो बच्चों ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स आप लोगों को मैं ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब आप लोगों को मैंने लिखवाए हैं, तो प्लीज इनको एक बार आप खुद से पढ़ के देखना कि आके अगर कोई भी डाउट आएगा तब मैं आप लोगों को रीड कराऊंगी। बस इसके अलावा ना एक डायग्राम मुझे आप लोगों को दिखाना है, यहाँ पे ये वाला डायग्राम, यहाँ से क्वेश्चन, ये जो आपको यहाँ पे दिखाया ना, आप लोगों को याद है वर्ड मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कैरियोटाइपिंग, तो ये वही है। देखो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, तो क्रोमोसोम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा, ये वाला क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम दिख रहा है बाकी सब में, तो ये वो कौन सा कंसेप्ट है, ट्राइसोमी हो रही है, 21st क्रोमोसोम, 21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी, उसकी वजह से ब्रॉड फ्लैट फेस आ गया, फ्लैट बैक ऑफ हेड हो गया, और लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, ये सारे के सारे केसेस हमें दिख रहा है, फ्लैट बैक ऑफ हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस, बिग एंड रिंकल टंग, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज मतलब बाय बर्थ जो हार्ट डिसीज होती है, पाल्म ट्रीज कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ये चीजें आपको डायग्राम से पता चल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई डायग्राम में एक सिकल सेल एनीमिया वाला डायग्राम है, वहां से क्वेश्चन मिल जाता है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कहाँ गया हमारा सिकल सेल, ये वाला क्वेश्चन, अगर हमारा नॉर्मल है तो उसके केस में CH GAG CDC, लेकिन अगर यहाँ पे ए पे हो गया म्यूटेशन, सिंगल म्यूटेशन हो रहा है, सिंगल जीन, तो ए की जगह पे हो गया टी, इसको बोलते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन, और पॉइंट म्यूटेशन से ही हमारा क्या होता है, म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन। पहले शेप कैसी थी, डाउन बाइकॉन के, अब देखो कैसी हो गई, सिकल सेल हो गई, पहले प्रेजेंट था यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड 6 पोजीशन पे, और यहाँ पे अब क्या हो गया, विलाइन। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए डायग्राम बेस्ड, बाकी सारी चीजें तो आप लोग इनको रिवाइज कर ही लोगे, रीड करना एक बार अभी आफ्टर लेक्चर, अभी इसको रीड करोगे। ठीक है, वही हीमोफीलिया वाला, क्वीन विक्टोरिया थी जो एक कुक थी, एक होटल में खाना बनाती थी, जिन्होंने एक हीमोफीलिया डिसीज को फैलाया था। डन बच्चों, चलो यहाँ तक हुआ हमारा कलर ब्लाइंडनेस वाला केस भी हो गया, और ये भी हो गया, तो अब हमारा चैप्टर आई थिंक फिनिश हो गया ना आज का हमारा चैप्टर। अब इसके बाद आप लोगों का मैं स्टार्ट करूंगी इवोल्यूशन, हम अपना इवोल्यूशन चैप्टर जो हमने 4 लेक्चर से छोड़ दिया था, कुछ बच्चों को जेनेटिक्स पढ़ना था पहले, तो मैंने वो स्टार्ट किया था, इवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों का एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी यूट्यूब पे, एनिमल किंगडम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। बायोटेक में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला भी ऑलरेडी लेक्चर है, तो उन लेक्चर्स को प्लीज देखना स्टार्ट करो एंड अपने टारगेट से एडवांस में चलो। ठीक है, सो सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाय एवरीवन।